अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 13 और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आज हम लोग होप लिक्विड्स कवर कर लेंगे और सॉलिड्स पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम लोग लिक्विड्स में कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। इसमें गैसेस सबसे पहले है आइडियल एंड रियल गैसेस। तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए ये टर्म्स किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जब आइडियल गैस की टर्म यूज़ करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल, और वी से दैट देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। मतलब असल में क्लासिफाई की गई है कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हैं तो आइडियल, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं तो रियल गैसेज। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करके अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आइडियल बिहेवियर कम, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा। तो इस तरह करके हमने एक स्केल बनाया हुआ है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करके कि if the forces of attraction among the gas molecules are lower, then it will be called as more ideal. If these forces of attraction are higher, it will be called as less ideal. General gas equation, it's equal to PV nRT, pressure, volume, N for number of moles, R general gas constant, T for temperature. और इसी को अगर रियल गैस के लिए हम लोग या वॉन डर वॉल इक्वेशन के लिए करें तो it will become equal to P plus N square A over V square, V minus NB और nRT equal to will be a van der Waal equation। इसमें मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको रियल गैसेस पर अप्लाई करते हैं। Here A is called as a coefficient of attraction, coefficient of attraction among the gas molecule, और इसकी यूनिट ली जाती है, it is an SI unit, n m raised to the power 4 per mole square, और एटमॉस्फेयर डेसीमीटर रेज़ टू द पावर 6 पर मोल स्क्वायर। ये इसकी दो यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। फोर्सेस सिग्निफिकेंस ऑफ ए, यूजुअली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एफ एफ स्टैंड्स फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जहां भी मैं एफ ए लिखूंगा इसका मतलब होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, ए वुड बिकम हायर। मतलब है अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें, सपोज करें हाइड्रोजन गैस का NH3 का, तो NH3 गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसकी ए वैल्यू ज़्यादा होगी, और एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस की ए वैल्यू कम। तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जो गैस ज़्यादा पोलर है, जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसकी ए वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है उसकी ए वैल्यू कम होगी। सिमिलरली बी इज द नेग्लिजिबल और निगलेक्टेड वॉल्यूम। आमतौर पर पहले जो काइनेटिक गैस थ्योरी है वो कहती थी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब वो जीरो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, और उस वॉल्यूम को हम लोग निगलेक्टेड वॉल्यूम लेते हैं, उसको टोटल वॉल्यूम में से माइनस करके फिर फ्री वॉल्यूम हमारे पास आता है। तो दैट इज डिनोटेड बाय बी, और इसकी यूनिट होती है क्यूब डेसीमीटर पर मोल, या इसको क्यूब मीटर पर मोल भी लिया जाता है। और करता है साइजेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर। अगर गैस मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक साइज बढ़ जाए या मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर जाए, नंबर ऑफ एटम्स उनमें ज़्यादा हों, तो बी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे H2 भी नॉन पोलर है, CH4 भी नॉन पोलर है, लेकिन CH4 के लिए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, H2 के लिए बी की वैल्यू कम होगी, हीलियम के लिए बी की वैल्यू और कम होगी। तो जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा उसकी बी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर कंपैरिजन में पूछा जाए कि व्हाट इज द विच वन विल हैव अ मैक्सिमम बी वैल्यू आउट ऑफ फॉलोइंग, और नीचे हीलियम, हाइड्रोजन, CH4 के ऑप्शन हो, तो CH4 वुड हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, उसका निगलेक्टेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा। डेफिनेटली जितना मॉलिक्यूल्स का साइज ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और वो वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम से आपको माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फ्री वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में से माइनस करना पड़ेगा। रीजंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, दो रीजंस हैं, दो फैक्टर्स हैं जो गैसेस को आइडियलिटी से डेविएट करते हैं। एक्चुअली हमने बोला है आइडियल बिहेवियर उतना कम होता जाएगा अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं।
तो अगर प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, निग्लेक्टेड वॉल्यूम नो मोर बी नेग्लिजिबल सो गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। अब सपोज करें एक पूरे रूम की गैस जो है वो एक जग में इकट्ठी हो सकती है या गिलास में इकट्ठी हो सकती है, उसका टोटल वॉल्यूम एक गिलास है पूरे रूम की गैस का, लिक्विफाई करने पर वो एक सकती है। तो एज कंपेयर टू होल रूम दैट ग्लास विल बी नेग्लिजिबल। लेकिन अगर हम लोग उसका टोटल वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाकर कम कर दें, जग के बराबर कर दें, तो ग्लास विल नॉट बी नेग्लिजिबल एज। सो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो निग्लेक्टेड वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता, सो गैसेज आइडियलिटी से डेविएट कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, टेम्परेचर कम करने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो गैसेज का आइडियल बिहेवियर कम हो जाता है। तो ये दो फैक्टर, प्रेशर बढ़ना, टेम्परेचर कम, को लेस आइडियल बना देता है। जॉल थॉमसन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है कि गैसेज जब एक्सपैंड, गैसेज मतलब जिनका प्रेशर ज़्यादा है, कंप्रेस्ड गैसेस को आप एक्सपैंड करते हैं। व्हेन कंप्रेस्ड गैसेस आर अलाउड टू एक्सपैंड, व्हाट हैपेंस, देयर टेम्परेचर इज लोअर डाउन, वो कूल डाउन हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड एज एन इफेक्ट, गैसेस कूल डाउन ऑन एक्सपेंशन बिकॉज compressed gases have more forces of attraction. When expands, the forces of attraction are overcome by internal energy and it is lowered, so temperature falls. अब गैसेस जब कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं उनके मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, इसका मतलब उनमें अट्रैक्शन है। तो जब आप उनको अलाउ करते हैं रैपिडली एक्सपैंड होना, तो वो रैपिडली मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे जाएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है, देयर इंटरनल एनर्जी विल बी यूज्ड, और अगर इंटरनल एनर्जी यूज हो जाती है तो इसका मतलब उनका टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा। उनकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना। अगर गैसेस को लिक्विफाई करना है तो हम अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वो उनमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगी और गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अब यहाँ एक क्रिटिकल टेम्परेचर टर्म एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज करें 31 है, तो आप क्या करें, टेम्परेचर को 32 पर रखें और गैस को लिक्विड बनाने की कोशिश करें प्रेशर बढ़ाकर, तो वो लिक्विड नहीं बनेगी। पहले गैस के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे करना पड़ेगा, फिर आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी तरह क्रिटिकल प्रेशर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। और जब किसी सब्सटेंस को आप क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर मेंटेन कर, तो what happens, the volume of that substance will be called as a critical volume. ये कुछ गैस लॉज हैं, हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके लिए टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। असल में चार क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। तो दो के दरमियान हर लॉ में रिलेशन दिया जाता है, बाकी दो कांस्टेंट होती हैं। यहाँ आप कह रहे हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। और इसकी सेकंड फॉर्म है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट है। इसकी सेकंड फॉर्म है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और डाल्टन लॉ कहता है कि जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस का हम लोग मिक्सचर लेते हैं तो उनका टोटल वॉल्यूम उनके इंडिविजुअल, उनका टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल के प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है। दैट विल बी कॉल्ड एज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये दो पॉइंट याद रखने हैं अपने। गैसेस ऑक्यूपाई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइजेस। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस का एक मोल लें सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जितना CO2 का एक मोल ऑक्यूपाई करता है। अब आमतौर पर तो लग रहा है कि उसका मैथ ज़्यादा है या साइज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए, हाइड्रोजन को लेस। लेकिन ऐसा नहीं होता। गैसेज अपने मॉलिक्यूलर साइजेज के लिहाज से वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती,
बल्कि एवोगैड्रो पे करते हुए करती हैं कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा पॉइंट है ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर साइजेज और पोलैरिटी, ये तीनों में से जो भी फैक्टर बढ़ेगा एक्चुअली क्या करेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। तो ऐसी गैसेज जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, यानी उनको लिक्विड बनाना आसान होता है। whenever gases have more intermolecular forces of attraction their critical temperature will be higher। for example, अगर इसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और CO2 की बात करें तो इनमें से हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा, जबकि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें पोलैरिटी ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ती है और अट्रैक्शन बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ। आइसोथर्म एक लफ्ज हम लोग यूज करते हैं। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो बॉयल लॉ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको आइसोथर्म बोलते हैं। और आइसोथर्म हाई टेम्परेचर पर अवे फ्रॉम द बोथ एक्सिस चला जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं गैसेस के। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और अगर दोनों साइड से एनआरटी से डिवाइड कर दें तो पीवी एनआरटी वुड बिकम इक्वल टू 1। तो आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। दिस पीवी ओवर एनआरटी रेशियो इज कॉल्ड एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक टर्म हम लोग एब्सोल्यूट जीरो यूज करते हैं, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल टेम्परेचर है विच इज टेकन फॉर एन आइडियल गैस। हम कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर है कि हमारे पास ऐसी आइडियल गैस होती जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, तो उस आइडियल गैस, कंप्लीटली आइडियल गैस के लिए 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जहां उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता। तो इट्स अ theoretical temperature, minimum theoretical temperature at which volume of an ideal gas become equal to 0। इसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन के इक्वल लिया जाता है। ये -273.16 एक्यूरेटली नोन टेम्परेचर है। 0 केल्विन, ये पॉइंट याद रखना है, 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां सारी सब्सटेंसेस की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर दो गैसेस का कंपैरिजन करें और वो दोनों गैसेस हमारी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर हैं, तो उनके लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, R1 D1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R2 D2 स्क्वायर रूट। और बिकॉज डेंसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैसेज, तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन है हाइड्रोजन का, और साथ आपको कहता है कि दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन के मुकाबले में ये है, तो अब दूसरी गैस का मोलर मास फाइंड करें। तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सपोज 1 है, दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 है। तो आप R2 को 4, R1 को 1, M1 को मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पुट करके इस फॉर्मूले से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सपोज करें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज 0.2 टाइम्स द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 1 और जो सेकंड गैस है उसका 0.2 है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है, दूसरी गैस का मोलर मास फाइंड कर लें यहाँ से इस इक्वेशन से। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम मोशन। एक इफ्यूजन भी होता है। इफ्यूजन होता है escape of gas molecules from a small opening, जैसे पंक्चर टायर हो तो उसमें से गैस का निकलना, that will be called as diffusion process। वो कहता है डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो रैंडम मूवमेंट की वजह से होता है मॉलिक्यूल्स की, बट डिफ्यूजन का प्रोसेस किस वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स हैव द एबिलिटी टू कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो मॉलिक्यूल्स कोलिजन की एबिलिटी रखते हैं, सो हैव कोलाइडिंग एबिलिटी। तो जब कोलाइड करेंगे एट द होल तो वो गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इफ्यूजन प्रोसेस। इफ्यूजन ड्यू टू कोलिजन होता है और डिफ्यूजन का प्रोसेस ड्यू टू रैंडम मूवमेंट्स होता है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस बाय लिंड्स मेथड की जा सकती है।
लिंक्ड मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन यूज करते हैं, जिसमें बार कंप्रेस करके उनको एक्सपेंड किया जाता है, उनका टेम्परेचर कम होता जाता है, आखिरकार वो कूल डाउन हो जाती हैं। लेकिन वो कहता है हाइड्रोजन और हीलियम को इस मेथड से हम लोग कूल डाउन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत कम है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कम होती हैं। सो इनको लिक्विफाई करने के लिए बहुत हार्श कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, जो हम लोग लिंड्स मेथड से अटेन नहीं कर पाते। इस वजह से इनको इस मेथड से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। Maxwell's law of distribution of molecular velocities and Maxwell-Boltzmann law of distribution of molecular energies, इसको आपने ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का मतलब, सपोज करें एक गैस है हमारे पास और उसकी एवरेज वेलोसिटीज हैं 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटीज 3 मीटर पर सेकेंड ही होंगी। कुछ की 4, 5, 6 भी हो सकती हैं और कुछ की 1, 2, 3 भी हो सकती हैं। इसका मतलब है velocities are not equally distributed among the of a gas at the same values of temperature and pressure। जब किसी गैस को आपने सेम कंडीशंस पर मेंटेन किया हुआ होता है, तो उनकी वेलोसिटीज मॉलिक्यूल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है, किसी मॉलिक्यूल की कम होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज क्या कहता है? इसी तरह जैसे आपने वेलोसिटीज की बात की है, एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज और इंटरनल एनर्जीज ज्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। तो सबकी सेम इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेलोसिटीज की भी और एनर्जीज की भी। ये कुछ वेलोसिटीज हैं, एवरेज और मीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी सी बार से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 8 RT ओवर पाई एम होल स्क्वायर रूट होती है। 8 ओवर पाई के होल स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है 1.59। इट बिकम्स इक्वल टू 1.59 RT ओवर एम। रूट वेलोसिटी मतलब स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज का मीन ले लें और फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 RT ओवर कैपिटल एम के स्क्वायर रूट के इक्वल है। इसका आंसर ये आता है फाइनल, अगर 3 का स्क्वायर रूट लें। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसकी 2 RT ओवर एम होल स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट 1.41 है RT ओवर एम। अब इन तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। सी बार रेशो सी आर एम एस रेशो सी एम एस इज इक्वल टू 1.59 रेशो 1.73 रेशो 1.41। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास की गैस हो तो उसकी CRMS की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, सी बार की वैल्यू दूसरे नंबर पर और सी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू तीसरे नंबर पर। सेम गैस है, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर मेंटेन्ड है तो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज की होती है, सी बार की वैल्यू दूसरे नंबर पर और सबसे कम वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की होती है। इस तरह के एमसीक्यूज में डिस्कस हो सकते हैं एमसीक्यू। लिक्विड्स, अब लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं? ये छोटा सा ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। डाइपोल कौन से मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, नतीजतन बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी गैसेज में ये कम होंगी, लिक्विड में डिस्टेंस कम हो गया तो ये बढ़ जाएंगी। तो जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। और पोलर बिकम्स सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये डाइपोल डाइपोल की बेस पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है वो पोलर सॉल्वेंट्स में सोलुबल हो। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ तो दोनों डाइपोल थे ना। यहाँ अगर वो कहता है कि एक पोलर गैस है और एक नॉन पोलर गैस है और इनको हम लोग आपस में मिक्स करें और लिक्विफाई करें तो वो लिक्विड बन जाती हैं। असल में क्या होता है, गैस परमानेंट डाइपोल है, वो नॉन पोलर गैस पर पोलैरिटी इंड्यूस कर लेता है। इस तरह परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या इनका नाम है डेबाई फोर्सेस। तो पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू द नॉन पोलर
इंड्यूसेस पोलैरिटी ऑन द नॉन पोलर एज वेल, कि एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर के जब करीब आता है तो उस पर पोलैरिटी इंड्यूस करके उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये एक्सप्लेन करती हैं नॉन पोलर लिक्विफेक्शन को, जैसे हाइड्रोजन गैस को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन गैस वगैरह को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इनमें लिक्विफाई करने का मतलब अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो इन गैसेज में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इसको एक्सप्लेन करती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो कहता है एक्चुअली जब मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम्स इनको एक दूसरे के करीब लाया जाता है, जाहिर है गैस को जब लिक्विड बनाना है आपने तो आप उनको कंप्रेस करके करीब लाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो इंटरेक्शन की वजह से उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्पर्शन आती है। मतलब डिस्पर्शन आने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिखर जाता है, किसी साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले जाते हैं, किसी साइड पर कम। जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिधर ज्यादा चले गए उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। व्हेन cloud, EC stands for electronic cloud. When electronic cloud of one molecule is dispersed, it becomes an instantaneous dipole. वो एक इंस्टेंट के लिए बन जाता है और वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, यानी नेबरिंग को वो क्या कर देता है, इंड्यूस्ड डाइपोल बना देता है। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। These are very short-lived forces, but a large number of dipoles exist in the substance at a time. ये बहुत कम टाइम के लिए एक ये प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन एज अ होल अगर पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस को लें तो उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल, थाउजेंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें हर वक्त ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये अट्रैक्शन जनरेट करते हैं। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, सॉरी, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उसकी डिस्पर्शन और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी वो डिस्पर्स ज्यादा होगा और उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और लंडन फोर्सेस बढ़ने की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हेलोजन नोबल गैसेज हैं, तो इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउनवर्ड राइज होती हैं। हेलोजन और नोबल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, डाउनवर्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट राइज होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऊपर हेलोजन, नीचे जब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, ब्रोमीन का और ज्यादा है, तो ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। तो फ्लोरीन गैशियस है, क्लोरीन गैशियस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है, यानी डाउनवर्ड उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसको एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। जितना एटॉमिसिटी बढ़ेगी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे मीथेन की चेन लेंथ कम है, इथेन की ज्यादा है, प्रोपेन की और लेंथी चेन है, ब्यूटेन की और लेंथी चेन। तो जितना नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे चेन लेंथ बढ़ेगी, चेन लेंथ बढ़ने से पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते जाएंगे, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज करती जाएंगी। जो अल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये कौन सी होती है, जैसे NaCl को पानी में ऐड करें तो सोडियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से घेर लेते हैं कि वाटर का ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम की तरफ, और क्लोराइड को वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करते हैं कि उनका H पॉजिटिव सोडियम की तरफ होता है, क्लोरीन की तरफ होता है। इस तरह उनके दरमियान जो अट्रैक्शन जनरेट होती है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। और ये आयन फोर्सेस हाइड्रेशन का बायस बनती हैं और आयनिक कंपाउंड्स की वाटर के अंदर डिसोल्यूशन का बायस बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने बहुत माइनर से पॉइंट दिए हुए हैं जो आमतौर पर बुक्स में क्लियर नहीं होते। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी असल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, सिर्फ फर्क क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वन ऑफ द बॉन्डेड एटम मस्ट बी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक एटम दैट मस्ट बी हाइड्रोजन एटम, एक पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि एक तो हाइड्रोजन एटम और दूसरा
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन HCl में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको बॉर्डर लाइन दिया जाता है। अगर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन HCl से ज्यादा हो और एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम हो, एक एटम जो इन्वॉल्व है वो हाइड्रोजन एटम है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन HCl से ज्यादा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर HCl से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एटम हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, दूसरा अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस HCl से ज्यादा हैं दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर HCl से कम है तो दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो लफ्ज हैं टर्म। अगर विद इन वन मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, फॉर एग्जांपल बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ हो और दूसरी तरफ OH लगा हो, तो C डबल बॉन्ड के O के साथ और OH की H के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं चिलेशन। तो टिलेशन हो जाती है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती है, विद इन पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल भी हो सकती है। तो विद इन पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल हो तो इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो तो इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टिलेशन का बायस बनती है। फिर उसने लिखा है कि हाइड्रोजन ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ज्यादा होती है? बाकी मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि H पॉजिटिव का साइज बहुत कम है। साइज कम होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर लेता है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम चेंजेस विद इट्स एटमॉस्फेयर इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो चेंज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम चेंजेस विद इट्स एटमॉस्फेयर इन अ कंपाउंड। मतलब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कार्बन एटम है, तो उसके साथ अगर 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए होंगे तो दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी। अगर कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। इन वाटर देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, सो इट हैज ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये लाइनें याद रखनी है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कम है HF की बजाय, HF की निस्बत इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि HF में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है, में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है। लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ये आसानी से H पॉजिटिव डोनेट नहीं करता, इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसे इथेनॉल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और हर रेशो में सॉल्युबल होता है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोमोलिकुलर बायोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल DNA RNA कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। थ्रेड फॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ सेलुलोज फाइबर, ये जो कपड़ा बनाने के लिए काम आता है, तो थ्रेड फॉर्मेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडहेसिव एक्शन ऑफ डाइज चिपक जाती हैं दीवार के साथ, पेंट चिपकते हैं, गिलू वगैरह, इनके एबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। स्टिकी बिहेवियर ऑफ शहद हनी, वो स्टिकी होता है, हाथ पे उंगली पे लगाएं चिपकता है, इट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इवेपोरेशन की डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर सरफेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। वेपर प्रेशर अगर बंद वेसल में हो तो एक्सटर्नल प्रेशर जब वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है या लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ वेपर, तो देन उनका प्रेशर जो है वेपर प्रेशर कहलाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से सिर्फ इवेपोरेशन रैपिड हो जाती है, सरफेस एरिया डज नॉट इफेक्ट वेपर प्रेशर।
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से दोनों कम हो जाते हैं, वेपर प्रेशर भी, इवेपोरेशन भी। अमाउंट ऑफ लिक्विड दोनों को इफेक्ट नहीं करता। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कूलिंग क्यों है? के मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है, कूलिंग प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फैक्टर हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, कम करने से कम होता जाता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में एक्चुअली हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो सेंसिटिव लिक्विड्स को कम बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्टिल कर सकते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, heat required to convert 1 mole of a liquid into vapor at its boiling point. Latent heat of fusion, 1 mole of solid को 1 mole of liquid बनाने के लिए at its melting point जो heat required होती है, latent heat of fusion. Latent heat of sublimation, 1 mole को vapors बनाने के लिए at its sublimation point जो heat required है, that is called as latent heat of sublimation. स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है, ये याद रखनी है। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मैस रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1, मतलब 1 ग्राम मैस का किसी ऑब्जेक्ट की अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है स्पेसिफिक हीट। और अगर अमाउंट ना गिवन हो, कोई भी सब्सटेंस है, उसके जितनी भी अमाउंट है उसके टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री बढ़ाना है, अपने रेज करना है, तो जितनी हीट यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। सरफेस टेंशन क्या चीज़ है? असल में लिक्विड के मॉलिक्यूल जो अंदर होते हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल एक फिल्म बनाते हैं और वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हर वक्त उन नीचे वाले मॉलिक्यूल। इस तरह सरफेस के मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहते हैं सरफेस के साथ। ये जो ड्रॉप फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, ये इसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन को मैयर किया जाता है, ये 3 मेथड हैं, कैपिलरी राइज मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड, ड्रॉप नंबर मेथड। और पैराकोर एक वैल्यू है जो सरफेस टेंशन के साथ रिलेटेड है। पैराकोर इज अ क्वांटिटी रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। इसकी डेफिनेशन, ये इसका फार्मूला ही है। यहाँ पर ये गैमा सरफेस टेंशन को डिनोट करता है। m इज द मोलर मास एंड d इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। पैराकोर एडिटिव प्रॉपर्टी भी है, कॉन्स्टिट्यूटिव भी है, यानी ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करती है और स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट पर भी डिपेंड करती है। विस्कोसिटी क्या चीज है? जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं तो उनकी जो लेयर्स हैं उनके फॉर एग्जांपल नहर में पानी चल रहा है तो जो किनारे के साथ साथ पानी की लेयर्स होगी उनकी स्पीड कम होती है, दरमियान में ज्यादा होती है। तो वो लेयर्स के दरमियान जो एक फ्रिक्शन उनके उनकी स्पीड में डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज विस्कोसिटी। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी फ्रीक्वेंटली यूज पास्कल सेकंड भी है, ये यूनिट भी ली जाती है। इसकी यूनिट पाइस भी है, इसकी यूनिट पर मीटर पर सेकंड भी ली जाती है। विस्कोसिटी को ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। इसके साथ रेयो रिलेटेड है, अ रिलेटिव डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये इस रेयो इज इक्वल टू मोलर मास ओवर डेंसिटी, और ईटा से विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं, तो 1 ईटा रेज टू द पावर 1/8, इट इज कॉल्ड एज रेयो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है? इट इज द, हम लोग सॉल्यूशन का यूजुअली इंडेक्स फाइंड आउट करके उनकी कॉन्सेंट्रेशन का पता चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी में चीनी डिसॉल्व किया आपने, तो चीनी की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए हैं, तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में रेशियो है, और इसे एबेज रिफ्रैक्टोमीटर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं।
सॉरी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस करें।